एक सेकंड, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग? अभी करते हैं सर, आपको 1 मिनट में करता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, हाँ जी। नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर। हाँ, अब आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग। आ रहा है? हाँ, करेक्ट, अभी अब आ रहा है। राम जी 1 मिनट इनॉग्रल एड्रेस देते हैं, फिर आपको करते हैं स्क्रीन हाँ, शेयर। 1 मिनट जरा मैं ये फुल कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, हाँ, ठीक है सर? बिल्कुल। हाँ, चलिए प्लीज। ठीक। So good afternoon everyone. Myself Nitish Chugh, chairman of Delhi chapter of Emerging Business Chamber of Commerce. I welcome you on the topic for the day, that is GST implication on real estate transaction. We have with us our secretary Aniket Srivastav ji. He is the founder member of EBCC, and we have with us our mentor Rakesh Singh ji. He is the past president of ICMAI as well as the technical advisor of CAPA. And we have with us a learner speaker, Sri Ram Akshay ji, who is very knowledgeable person in GST and a very good speaker. And before we start, I would like Aniket ji to please address everyone. Thank you everyone for sparing time to join this webinar. I am a special thank to Ram ji for this presentation which he has prepared. Before he starts, I will like request Rakesh sir to address all and say something. Rakesh sir. Yeah, thank you, Aniket. Let me first welcome Mr. Ram to our this webinar, in which we are going to discuss one of a very technical issue, in fact, because all of us have lot of dark spaces in particularly related to real estate. Yes, real estate. So I'm quite hopeful that he'll be throwing a lot of light on that. And all the participants who are there, they have part and parcel of our endeavor to gain knowledge as much as possible. But this particular subject, of course, it's a very challenging subject. And real estate itself, I think it's going to be very interesting. So I'll request all the participants to have a very keen, have a very Say keen. started. And if there is anything specific question, we can always put that question to Aniket, EBCC, or Mr. Ram. Thank you and welcoming all of you as well as the learned speaker, Mr. Ram. Thank you, Mr. Ram, for joining us. Thanks, Aniket. So thank you very much नीतीश जी and Aniket sir जी, आप सबको मेरा बहुत धन प्रणाम और very good afternoon. जैसा आपने कहा सब्जेक्ट जो है काफी चैलेंजिंग है, लेकिन मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस पे डेलिब्रेट करने का मौका दिया और साथ में इतने सारे मेंबर्स को मुझे अपनी डेलिब्रेशन देने का मौका दिया। इसके लिए आप नीतीश जी, अनिकेत जी को बहुत मेरा आभार। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो भी क्वेरीज आएंगी 1 बाय 1 क्वेरी आप चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे तो मैं पढ़ के रिप्लाई भी करता जाऊंगा। साथ में मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, तो मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी इसमें ड्राफ्ट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आफ्टर डेलिब्रेशन आपकी मैक्सिमम क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। जो थोड़ी बहुत बचती हैं तो हम कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं और अभी चैट बॉक्स में आप टाइप करेंगे तो हम उसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है रियल एस्टेट का मीनिंग जो होता है वो लगभग रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मूव नहीं किया जा सकता, ऐसी गुड जो मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आता। तो इनकी जो सप्लाई है कब और कैसे और कहाँ होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ये समझने के बाद हम ये समझेंगे कि उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेते हैं, इनके ट्रांजैक्शंस पे रेट क्या होते हैं और बाकी अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है और साथ में इस पे किस प्रकार की एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सप्लाई। तो जैसा आप सबको पता होगा कि यदि सप्लाई ऑफ देयर जो जीएसटी के दायरे में मेनली वो सप्लाई कवर्ड होती है जो गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड होती है, लेकिन रियल एस्टेट जो होता है मोस्टली इमूवेबल गुड्स होता है, यानी वो ना ही गुड्स होता है और सर्विसेज कवर्ड होती है जो स्पेसिफाइड है अंडर द जीएसटी लॉ।
तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं जीएसटी लॉ में वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 में क्या है, यानी कई चीजों को उन्होंने सप्लाई ट्रीट किया है इवन विदाउट कंसिडरेशन, यानी उसके रिस्पेक्ट में कंसिडरेशन नहीं मिलता है तो भी उसे हम सप्लाई कहते हैं। जैसे आपका जो बिजनेस एसेट्स है, उन बिजनेस एसेट्स को यदि आप ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, और वो बिजनेस एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट, उस बिजनेस एसेट्स के रिस्पेक्ट में आपने पहले क्रेडिट ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसको हम कहते हैं कि आपने सप्लाई किया है एसेट्स का, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा इवन इफ आपने पैसा कंसिडरेशन नहीं लिया है। तो एक ये प्रोविजन है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे मैंने कहा है रियल एस्टेट मीन्स, रियल एस्टेट इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो रियल एस्टेट का डेफिनेशन बहुत ही वाइड है, तो इससे हम ये समझ लेंगे कि अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होता है दैट इज रियल एस्टेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इससे रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग यदि है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, यदि हमारा लैंड है तो हम उसे किराए पे दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, लेट आउट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है लेट आउट या लीज या टेनेंसी जो भी हम लैंड के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसको हम जीएसटी लॉ में सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। सिमिलरली यदि लैंड से अटैच्ड बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये बिल्डिंग या बिल्डिंग के किसी पार्ट को हम लेट आउट करते हैं, किराए पे देते हैं, लीज पे देते हैं, चाहे वो बिल्डिंग कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या रेसिडेंशियल हो, तो भी उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। तो इट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड यदि हम लेट आउट करते हैं, किराए पे देते हैं या लीज पे देते हैं, तो इनको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। सिमिलरली आप देखिए सीरियल नंबर 5 में शेड्यूल 2 के सप्लाई ऑफ सर्विसेज में स्पेसिफिकली कहा गया है कि यदि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि ऊपर वाले को टेनेंट आप लीज पे किराए पे देते हैं तो सर्विस तो है ही, फिर स्पेसिफिकली कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को यदि आप रेंट पे देते हैं, रेंटिंग करते हैं, तो आपका वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यानी हम नटसेल में ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी को यदि हम किराए पे देते हैं, हम उसका लेट आउट करते हैं उसको या उसके किसी पार्ट को, तो ये सब हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अभी तक का समरी ये है। नेक्स्ट आता है, ये उसकी बात हो रही है जो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है। सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में दो आता है, एक तो आता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और एक होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। अब ये मजे की बात है, इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा कि यदि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया है तो उसके बाद वो सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आता, वो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को हम बेच सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम किराए पे दे सकते हैं। तो यदि उस कंप्लीटेड प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग को हम बेच देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग के पार्ट या किसी भी सेक्शन को हम किराए पे देते हैं तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पे हमारा जीएसटी लगता है। अब आती है बात कंस्ट्रक्शन के केस में। कंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा कि किसी भी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स या कोई भी सिविल स्ट्रक्चर यदि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट यदि अथॉरिटी देती है या उसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन होता है, उसके पहले यदि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये जीएसटी के दायरे में आता है यदि उसके रिस्पेक्ट में कंसिडरेशन हमने अभी दिया नहीं है। यानी हमने बेचना है लेकिन हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमने अभी बेचा नहीं है लेकिन हमने यदि पार्ट पेमेंट भी रिसीव्ड कर लिया उसके रिस्पेक्ट में, तो इट मीन्स इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उस पोर्शन पे हमें जीएसटी देना है। यहाँ पे हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा, वेरी क्लियर, कि यदि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसके रिस्पेक्ट में हमने इवन पार्ट पेमेंट ही अपने कस्टमर से लिया है, लेकिन उसका कंप्लीशन अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने नहीं दिया है या उसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है, जो भी पहले है इन दोनों में, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन यदि इंटायर कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिलता है तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, देन इट विल बिकम नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। मीन्स सप्लाई तो है लेकिन ये नॉन टैक्सेबल है, ये जीएसटी में कवर्ड नहीं है। तो आपको इस पे फोकस करना है कि कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम बहुत डिस्कस करेंगे, बिकॉज बाकी पार्ट बहुत इजी है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर्ड है। अब आ जाता है यदि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है
तो उसके केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दैट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि उसमें गुड्स भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है और लेबर भी इन्वॉल्व होता है। दैट इज वाई आई एम, सबसे अच्छी बात यह है कि जीएसटी में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइंड किया गया है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में यदि कोई भी सप्लाई ऑफ लेबर प्लस गुड्स का सप्लाई होता है और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आता है, तो उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं अंडर द जीएसटी लॉ। तो अंडर जीएसटी लॉ तीन चीजें हो गई कि एक तो कंस्ट्रक्शन बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्शन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस पे जीएसटी नहीं है, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन होता है तो उस पे जीएसटी है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यदि होता है तो उस पे भी जीएसटी है, और इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज अभी तक हमने जो देखा, एक और देख लेते हैं कि शेड्यूल 3 में उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि लैंड को आप सेल करते हैं, क्या करते हैं सर, लैंड को आप सेल करते हैं, सेल ऑफ लैंड, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ। इट मीन्स ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। दैट इज यदि लैंड आप बेचते हैं तो ये सप्लाई माना नहीं जाएगा जीएसटी में, और इस पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया, बिल्डिंग यानी कंप्लीटेड बिल्डिंग यदि आप सप्लाई करते हैं, आप बेचते हैं, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये दो चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। तो हम तीन चीजें हो गई, एक तो कंस्ट्रक्शन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड, बिल्डिंग यदि कंप्लीटेड है और उसका सेल परचेज करते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। यदि लैंड है उसको सेल करते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन बिल्डिंग यदि लेट आउट करते हैं, किराए पे देते हैं, तो उस पर जीएसटी लगेगा। लैंड यदि किराए पे देते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। होप इट इज क्लियर नीतीश जी? सो फार क्लियर है। इसमें बस एक चीज आप और बता दीजिए कि जैसे आपने कहा कि 90% आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान ही दे दिए पेमेंट, तो क्या वो जीएसटी सप्लाई में कवर होगा? और 10% कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद दिया है तो वो 10% एक्सक्लूड होगा? यस, यही है ना? वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें कैटेगरी वाइज है, वो अभी चलेंगे हम। लेकिन आपने बहुत सही पकड़ा कि यदि आपने 90% का एग्जांपल लिया, मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। सपोज आपने 1% पेमेंट कर दिया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होने के पहले, तो इस पे जीएसटी इस कंस्ट्रक्शन पे लग जाएगा। ठीक है सर, डेवलपर को इस पे जीएसटी देना पड़ेगा और बाकी पे नहीं देना। अब बाकी पे क्या नहीं देना क्या है, ये मैं आगे समझता हूँ। ये जीएसटी लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सप्लाई के तहत ट्रीट किया जाता है। ठीक है सर, अब क्या रेट है और बाकी ये स्पेसिफिकली उसके अंदर हम पर्टिकुलरली घुसते हैं। तो आइए हम उसके अंदर जरा घुसते हैं। उसके अंदर अब स्पेसिफिकली आते हैं। ये देखिए, 1 अप्रैल 2019 से नया जीएसटी रेट स्ट्रक्चर आया रियल एस्टेट के रिस्पेक्ट में। इसके पहले जो ट्रांजैक्शन था वो बाकी की तरह था, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। कोई भी आप हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अभी हमने जो डिस्कस किया इस तरह था। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से बिल्कुल ये चेंज हो गया, और उसके बाद नया रेट स्ट्रक्चर आ गया रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। और तब से जीएसटी के लिए समझ लीजिए एक तरह से ये अलग सेट ऑफ जीएसटी रूल्स लॉ है इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस। सो देयरफॉर इस केस में हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन बाकी ट्रांजैक्शन की तरह नहीं है। रियल एस्टेट के रिस्पेक्ट में जीएसटी लॉ का अलग प्रोविजन है। कुछ प्रोविजन अभी तक हमने पढ़ा और इसके आगे हम अब पढ़ लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन की 2-3 कैटेगरीज होती हैं सर। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन सपोज होता है तो वो होता है एक रियल एस्टेट होता है और एक अदर देन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं प्रोजेक्ट का फ्रॉम द डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोमोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो डेवलपर्स होते हैं वो नॉर्मली 3 तरह की ट्रांजेक्शन होती है। पहली ट्रांजेक्शन होती है रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स। दूसरा ट्रांजेक्शन होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट्स। अब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट होता है वो रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर भी हो सकता है और स्पेशली कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में भी हो सकते हैं।
मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक होता है यदि कंस्ट्रक्शन हुआ तो 3 कैटेगरीज में हो सकती है। एक होता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कोई बन रहा है, उसके अंदर भी आपका अपार्टमेंट बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं। साथ में आपने देखा होगा कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज भी होते हैं उसके अंदर, जैसे कि शॉपिंग मॉल भी कई बार होते हैं उसके अंदर, शॉप्स होते हैं, छोटे मोटे वेयर हाउसेज होते हैं। 2000 कमर्शियल अपार्टमेंट्स विद इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर। और एक होता है स्पेशली शॉपिंग मॉल, वेयर हाउसिंग या कुछ भी फैक्ट्री, ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ये सब अलग होता है। तो यहाँ पे हमने जीएसटी लॉ ने बेसिकली 3 टाइप से कैटेगराइज किया है। पहला तो कहा है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। अब हम ऐसे देखना है, हमें 2 प्रोजेक्ट होते हैं, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है और एक होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब जो रेरा के अंदर किसी भी डेवलपर ने अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया है कि ये मेरा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और ये मेरा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके अंदर 15% से ज्यादा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है सर। यदि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है कोई भी, सपोज डीएलएफ का 2 प्रोजेक्ट होता है, एक तो डीएलएफ साइबर सिटी है, वो पूरा प्योर कमर्शियल है सर, जो एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन डीएलएफ सोसाइटी है, वो क्या है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो डीएलएफ सोसाइटी के अंदर भी कुछ कमर्शियल पार्ट है, शॉप्स होंगे, वे थोड़े बहुत दुकानें वगैरह बनी होंगी। तो वो जो रेसिडेंशियल सोसाइटी जो बन रहा है उनका, उसको हम कहते हैं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। और जो साइबर सिटी है दैट इज टोटल कमर्शियल प्रोजेक्ट, मींस अदर देन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो ये 2 कैटेगरी में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है। अब रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का डेफिनेशन कह रहे हैं ये कि यदि 15% से ज्यादा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। जैसे डीएलएफ सोसाइटी कोई बना हुआ है रेसिडेंशियल का, और साइबर सिटी इज कमर्शियल प्रोजेक्ट। अब जो मैं उनका डीएलएफ का सोसाइटी है जो उसके अंदर आता हूं, उसमें 2 प्रकार के कंस्ट्रक्शन होते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन होता है आपका अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउसिंग का, और दूसरा प्रोजेक्ट होता है अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स का। अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ने, जीएसटी लॉ ने डिफाइन किया है। उनका कहना है कि यदि किसी भी अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर डिपेंडिंग अपॉन द मेट्रोपॉलिटन सिटी से अधिक नहीं है, और उसका मैक्सिमम जो वैल्यू लिया है, यानी कस्टमर से जो चार्ज कर रहे हैं वो नॉट मोर देन 45 लाख है। मतलब 2 कंडीशन, 60 स्क्वायर मीटर यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, आपका जो क्या कहते हैं, आपका गुड़गांव भी इसमें फॉल करता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हमारा फरीदाबाद फॉल करता है। सिमिलरली 2-3 और स्टेट है, मैं आपको डेफिनेशन में बता दूंगा। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कवर होते हैं, और यहाँ पे कारपेट एरिया शुड नॉट बी मोर देन 60 स्क्वायर मीटर, और वैल्यू जो है वो 45 लाख से ज्यादा चार्ज नहीं होनी चाहिए। तो वो आ गया किसमें, हमारा अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में। और अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स क्या होगा, जो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। तो ये 2 कैटेगरी होगी अंडर द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर। रेसिडेंशियल सोसाइटी के अंदर ये अपार्टमेंट्स की 2 कैटेगरी हो गई, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। ये रेसिडेंशियल के अंदर इतनी वैरायटी बना दी गवर्नमेंट ने। अब जो यदि अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इस पे जो जीएसटी का रेट है वो है 1% विदाउट आईटीसी, यानी 1% ही लगेगा। यदि मैं और आप हम खरीदते हैं डीएलएफ सोसाइटी में जाके अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट 1/4/2019 के बाद, तो हमें जो टैक्स देना है डेवलपर को वो देना है 1%, और उस पे डेवलपर को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। और 1% ऑफ व्हाट, 1% ऑफ टोटल कंसिडरेशन मींस यदि हम उसको 40 लाख रुपए देते हैं अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए, तो हमें 40 लाख का 1% कितना हो गया सर, 10% हो गया आपका 4 लाख, और 1% हो गया आपका 40,000। यानी हमें टैक्स कितना देना है सर, 40,000 रुपए डेवलपर को देने हैं।
और डेवलपर जब 40,000 का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये हो गया हमारा अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का। अब आ जाती है अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इसके केस में जो रेट होगा वो होगा 5% विदाउट आईटीसी ऑन टोटल कंसिडरेशन, यानी 1% की जगह कितना हो गया 5%। मीन्स यदि मेरी उस अफोर्डेबल अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स की कीमत यदि 50 लाख है, कितनी है 50 लाख, तो 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख और 5% हो गया 2.5 लाख, और वो मैं खरीदता हूं, मैं और आप, तो हमें 2.5 लाख रुपए उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है सर नीतीश जी? ठीक है, क्लियर है। इसमें आपने ये इफेक्टिव रेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड लिखा है, ये क्या है? यस, ये मैंने, आप देखिए मैंने लिखा है टोटल कंसिडरेशन। राइट। ये इसलिए लिखा कि प्रॉब्लम ना हो, मैं आगे वाले स्लाइड में मैंने उसको कवर किया है। ये मेरा है इफेक्टिव रेट है टोटल। आप देखिए ऊपर देखिए इफेक्टिव रेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड, और वैल्यू ऑफ लैंड का डिडक्शन जो मिलता है 1/3 वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन, जो डीम्ड वैल्यू है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 11 मिलता है आपको। तो ये एक्चुअली में जो नोटिफिकेशन में रेट है ये 1% नहीं है, ये 1.5% है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो आफ्टर 1.5% मीन्स उसमें हमने 1/3 डिडक्शन दे दिया वैल्यू का डीम्ड डिडक्शन, तो बच गया 1%। सिमिलरली ये 5% नहीं है, 7.5% है, इसका 1/3 माइनस कर दिया तो बच गया 5%। ठीक है सर? ठीक है। अब ये जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, इसमें प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो 1/4/2019 के बाद स्टार्ट हुए हैं, और ये भी हो सकता है जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि 1/4/2019 के पहले मैंने पेमेंट कर दिया या प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है बट वो कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे प्रोजेक्ट को हम कहते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट यानी जो 1/4/2019 को कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी चल रहा है, उन प्रोजेक्ट के संबंध में डेवलपर को अपॉर्चुनिटी थी कि वो चाहे तो ओल्ड रेट अडॉप्ट कर सकता था। ठीक है सर? तो जो ओल्ड रेट यदि वो अडॉप्ट करता तो उस केस में जो पुराने जो अपार्टमेंट्स हैं, यानी ओल्ड प्रोजेक्ट के केस में जो रेट हो जाता, ओल्ड रेट क्या था पहले, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट केस में रेट था 8% विद आईटीसी ऑन टोटल कंसिडरेशन, और अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में रेट था 12% विद आईटीसी ऑन टोटल कंसिडरेशन। तो ये रेट कंटिन्यू होता, लेकिन इसके लिए कंडीशंस थी कि उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना था बाई 20 मई 2019 तक कि मैं ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है इनके रिस्पेक्ट में मैं ओल्ड रेट कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो ये यदि फाइल किया है किसी डेवलपर ने, प्रमोटर ने, तो उसको ओल्ड रेट वो कंटिन्यू रहेगा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के केस में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फॉर प्रोजेक्ट कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल एज वेल एज ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, यानी ये जो 1% 5% है ये सबके लिए है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में भी है और जो नया प्रोजेक्ट 1/4/2019 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? लेकिन यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रेट में उसमें उसके केस में उन्होंने यदि ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया है किसी बिल्डर डेवलपर ने, तो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 8% विद आईटीसी देना था, और अदर देन के केस में 12% विद आईटीसी देना। अब आते हैं सर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में। अब जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट हो सकते हैं। एक हो सकता इसमें एक क्वेरी आई है, हाँ। तो ओल्ड ऑप्शन है उसमें वैल्यू ऑफ लैंड जो है वो डिडक्ट करनी है या नहीं करनी? ओल्ड के रेट में भी आपने बिल्कुल सही कहा, ये 8% आप देखिए मैंने लिखा है ऑन टोटल कंसिडरेशन, यानी 8% जो है आफ्टर डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ लैंड, डीम्ड वैल्यू ऑफ लैंड, यानी ये 8% एक्चुअली 8% नहीं है, नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो ये 8% है 12%। ठीक है सर? और ये जो 12% आप देख रहे हैं, ये 12% एक्चुअल में नोटिफिकेशन में 12% नहीं है, ये है 18%। तो ये आफ्टर डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ लैंड जो है ये रेट था 1/4/2019 के पहले, यदि नोटिफिकेशन देखते हैं तो हम पाएंगे ये। अब आते हैं कमर्शियल अपार्टमेंट। कमर्शियल अपार्टमेंट का जैसे मैंने बताया, या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन का केस जो होगा, ये दोनों हो सकता है, रेसिडेंशियल सोसाइटी में भी हो सकती है और डीएलएफ साइबर सिटी में भी हो सकता है जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और डीएलएफ सोसाइटी में भी हो सकती है जो कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। अब डीएलएफ सोसाइटी जो है उसको शॉर्ट में हम कहेंगे आरआरईपी, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और अदर देन आरआरईपी हो गया डीएलएफ साइबर सिटी। ठीक है सर?
अब आते हैं डीएलएफ साइबर सिटी को का जो रेट होगा वो रेट होगा आपका 12% विद आईटीसी। और जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में जो भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो जैसे मैंने बताया ऑफिसेज, शॉप्स या मॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अपार्टमेंट के केस में, यानी डीएलएफ साइबर सिटी डीएलएफ सोसाइटी के केस में, तो आपका रेट होगा 5% विदाउट आईटीसी ऑन टोटल कंसिडरेशन। आप देख सकते हैं। तो यानी यहाँ भी आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो या नया प्रोजेक्ट हो। यानी नया प्रोजेक्ट में तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में आपको नहीं मिलेगा। आपका रेट क्या था? 5% विदाउट आईटीसी ऑन टोटल कंसिडरेशन, यदि आपने ओल्ड रेट अडॉप्ट नहीं किया है तो। लेकिन यदि आपका कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है डीएलएफ साइबर सिटी में, जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उस केस में, या यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और उसको आपने ऑप्ट किया है ओल्ड रेट के लिए कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में, तो आपका रेट हो जाएगा 12% विद आईटीसी ऑन टोटल कंसिडरेशन। ठीक है सर। इट मीन्स अब ये देखने के बाद नट सेल में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारा जो रेट है या आईटीसी जो मिलेगा इन ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में कंस्ट्रक्शन के केस में, वो केवल मिलेगा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन यानी डीएलएफ साइबर सिटी जैसे प्रोजेक्ट में ही मिलेगा। यदि रेसिडेंशियल डीएलएफ सोसाइटी वाले प्रोजेक्ट में यदि शॉप्स मॉल बन रहे हैं तो उस पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन डीएलएफ साइबर सिटी में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर यदि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके केस में आपको आईटीसी का यानी डेवलपर को आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज 12% विद आईटीसी ऑन टोटल कंसिडरेशन। क्लियर है अनिकेत जी? ठीक है नीतीश जी, होप इट इज क्लियर। यानी अब तक हमने ये समझा कि सारे केसेस में नए रेट अप्लाई होंगे यदि आपने ओल्ड रेट अडॉप्ट नहीं किया है, और उसके केस में जो मिलेगा आपको ये जो रेट होगा वो विदाउट आईटीसी होगा और 1% या 5% होगा। लेकिन कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में ही केवल आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा डेवलपर या प्रोमोटर को, और उसके केस में रेट क्या होगा? 12% होगा। ठीक है सर। अब इसको हम वापिस आएंगे यदि डाउट होता है तो। लेकिन ये जो 1% या 5% का रेट है विदाउट आईटीसी, इसके केस में कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि कम से कम जो डेवलपर है वो 80% अपने रॉ मटेरियल इनपुट या इनपुट सर्विसेज वो रजिस्टर्ड सप्लायर से अक्वायर करेगा, परचेज करेगा नए स्कीम के केस में। इट मीन्स 80% ऑफ वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। ठीक है सर। अब आते हैं सिमिलरली उनका कहना है कि जो पेमेंट होगी, जैसे मैंने बताया कि आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो पेमेंट किस में से होगी? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होगी हमेशा। जब आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट होगा। सिमिलरली पेमेंट का जो टैक्स हो जो 80% अक्वायर करेंगे वो तो ठीक है रजिस्टर्ड पर्सन से, लेकिन यदि 80% से कम अक्वायर किया है उस प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो आपको जो 80% लेस, सपोज 60% खरीदा है, तो यानी 20% का जो गैप है, उस 20% के गैप पे डेवलपर को रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये बहुत ही हार्श कंडीशन है। और जो रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा वो नॉर्मली 80% पे 18% के रेट से पे करना पड़ेगा टैक्स उनको। और यदि सीमेंट खरीदते हैं तो सीमेंट के केस में चूंकि रेट जो है 28% है, तो सीमेंट के केस में 28% टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें एक और बात आती है कि आईटीसी का रिवर्सल करेंगे, यदि आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है तो सर उसका रिवर्सल भी करना पड़ेगा। रिवर्सल करेंगे या नहीं लेंगे इसका डिटेल उनको जीएसटीआर 3B में दिखाना भी पड़ेगा हर महीने। जो जीएसटीआर 3B उनकी जाती है तो उसमें शो भी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर वो है कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ईच प्रोजेक्ट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द डेवलपर। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा डेवलपर को हर प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, अभी हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। अब जो बात आती है जैसे कि कंस्ट्रक्शन होता है तो डेवलपर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उस पर क्या रेट ऑफ टैक्स होगा?
तो सर जैसे हमने बताया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, आप यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं या मैं हूँ, और मैं यदि अपनी सर्विस देता हूँ डेवलपर को या प्रोमोटर को, तो मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरा जो मैं जो इनवॉइस रेज करूंगा डेवलपर को, तो उस पर कितना रेट चार्ज करूंगा, 12% या 18%। अब 12% किस केस में करूंगा, मैं 12% करूंगा यदि अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउसिंग अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सिमिलरली 18% करूंगा यदि अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। प्लस यदि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस केस में भी मैं कितना करूंगा रेज, 18% करूंगा। ठीक है सर, ये हो गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का रेट। अब बात आती है कि क्या डेवलपर को जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर रेज करेगा इनवॉइस, उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, यानी उसका उनको क्रेडिट मिलेगा? तो डेफिनेटली मिलेगा यदि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो वो कंडीशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं जैसे मैंने बताया कि अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यदि कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोमोटर को दिया है, प्रोवाइडेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर टू अ प्रोमोटर, तो उस केस में 12% विद आईटीसी, यानी मैं और आप यदि कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो डेफिनेटली हमें इसका आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, तो 12% रेट होगा। अदर देन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में, लेकिन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ही है, तो 80% विद आईटीसी। कमर्शियल अपार्टमेंट के केस में भी 80% विद आईटीसी रेट होगा। होप इट इज क्लियर सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का। हाँ क्लियर है, बट इसमें कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, आप देखोगे चैट बॉक्स में, फ्रॉम श्री अंकित गुप्ता एंड विद्या खन्ना। 1 मिनट सर। हाँ, अंकित गुप्ता, whether ITC is to be appropriate between GST and non GST supply। डेफिनेटली हमारा जो सेक्शन 17 और जो सेक्शन 18 का कॉन्सेप्ट है वो हमें फॉलो करना ही है। यदि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में आईटीसी यदि मिलता है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जीएसटी सप्लाई कौन सा है और नॉन जीएसटी सप्लाई कौन सा है। मीन्स वो जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखना होगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस प्रोजेक्ट का मिला है या नहीं मिला है। यदि मिल गया है, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद यदि उस अपार्टमेंट को बेचते हैं तो दैट इज नॉन जीएसटी सप्लाई। ठीक है सर, और उसके पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले यदि बेचते हैं तो दैट इज जीएसटी सप्लाई। तो उस केस में हमें सेक्शन 17 और 18 तो फॉलो करना ही है। यानी जो आईटीसी का जो सेक्शन है 16, 17 एंड 18, ये तो एनी हाउ आपको फॉलो करना ही है, जहां भी आईटीसी आपको एलिजिबल है वहां पे। सिमिलरली देव महतो जी का भी है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स रेट ऑन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एंड आईटीसी रूल। सेम है सर, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के केस में भी, मींस यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के भी अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस केस में भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का रेट फिलहाल सेम है। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या खन्ना जी का, जो रियल एस्टेट के रेट्स बताए वो पूरे कंस्ट्रक्शन सर्विस का है या नॉट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? ये मुझे समझ में नहीं आया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर एक अलग चीज है, कंस्ट्रक्शन का जो रेट है मैंने डेवलपर और प्रोमोटर के रिस्पेक्ट में बताया, और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हो गया यदि मैं और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी डेवलपर या प्रोमोटर को इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो मैं और आप जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। तो इस केस में हमारा जो रेट होगा वो 12% या 18% विद आईटीसी होगा। हम यही रेट चार्ज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है या अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। एक और क्वेश्चन आया, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोमोटर सर? सर प्रोमोटर का डेफिनेशन रेरा के अंदर डिफाइंड है, और रेरा में जो डिफाइंड है प्रोमोटर वही है उसका डेफिनेशन, वो मैंने आपने अपने स्लाइड में लास्ट में इसका डेफिनेशन दिया है। तो आपको डिटेल में पढ़ना हो तो रेरा के रिस्पेक्टिव सेक्शन है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन रेरा के अंदर ही प्रोमोटर, प्रोजेक्ट, इवन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी डिफाइंड है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी डिफाइंड है। ये सारी चीजें रेरा के अंदर डिफाइंड है, और रेरा में जो डिफाइंड है वही चीजें जीएसटी लॉ ने अपने आप में उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है सर, चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेरी और है राम जी। हाँ बताइए सर। विद्या जी की है। इसमें नहीं आ रही है, एक मिनट।
ओल्ड रेट अप्लाई करने की डेट तो चली गई है। हाँ सर, ओल्ड रेट अप्लाई करने की डेट तो चली गई है ना। बिल्कुल सर, ये ओल्ड डेट अप्लाई करने की डेट जो प्रोमोटर को ऑप्शन अवेलेबल था वो था 20 मई, जैसे मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में बताया 20 मई 2019 तक का ही टाइम था। और वो एक एनेक्जर फॉर्म भर के देना होता था कि इस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में ही मैं ओल्ड रेट अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तभी ओल्ड रेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये डिम्ड माना जाएगा कि न्यू रेट ही अप्लाई होगा, दैट इज 1% एंड 5% in respect of affordable residential construction or other than affordable residential construction, or in respect of commercial construction 12% with ITC। तो वो डेट डेफिनेटली जा चुकी है। आलोक जी का एक क्वेरी है, also please explain the concept of development rights and GST implication on its transfer। सर ये काफी लेंदी कंसेप्ट है, हम नेक्स्ट यदि हम करते हैं नेक्स्ट जो वेबिनार करेंगे हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता दूं, जो डेवलपमेंट राइट्स हैं, डेवलपमेंट राइट्स पे जो जीएसटी है वो हमेशा डेवलपर को अंडर रिवर्स चार्ज पे करना होता है। ठीक है सर, पहली चीज ये हमेशा याद रखिए, डेवलपमेंट राइट या टीडीआर या लीज होल्ड राइट्स, ये जितने लॉन्ग टर्म लीज वगैरह एफएसआई, इन सब पे डेवलपर को रिवर्स चार्ज में ही टैक्स पे करना होता है। और वो टैक्स कब, टैक्स का रेट क्या होता है, टैक्स का रेट नॉर्मली 18% होता है, लेकिन 18% या 1% और 5% को सब्जेक्ट टू ध्यान में लेके करना होता है। तो ये नहीं है, इसका काफी कॉन्सेप्ट लंबा है, लेकिन संक्षेप में ये है कि आरसीएम पे टैक्स पे करना होता है डेवलपर को, एफएसआई के केस में, डेवलपमेंट राइट्स के केस में, और लीज होल्ड लॉन्ग टर्म लीज के केस में। अब आती है बात इसमें कि डेवलपमेंट राइट या लीज होल्ड राइट के केस में जो टैक्स कब पे होगा, तो नॉर्मली ये जो टैक्स पेमेंट करने का तारीख होता है ऑन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स लिखा हुआ है, लेकिन उसका टाइम वही है, क्रक्स यही है कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ही हैज टू पे टैक्स ऑन डेवलपमेंट राइट्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अंकित गुप्ता जी का, आईटीसी इन केस ऑफ इनवर्स रेट ऑफ सप्लाई। इनवर्स रेट ऑफ सप्लाई मतलब आरसीएम का केस की बात कर रहे हैं लगता है। आरसीएम के केस में डेफिनेटली वो आरसीएम आप पे करते हैं, लेकिन उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। जो भी केस आरसीएम में आ जाती है, और यदि आप डेवलपर हैं और आपने नए प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये चीजें आपको 3B में दिखानी भी है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये हमने पढ़ा सर अभी तक कि किन किन चीजों पे टैक्स लगता है और क्या रेट ऑफ टैक्सेज हैं। नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ हमने कंस्ट्रक्शन देखा, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का भी रेट ऑफ टैक्स हमने देख लिया। अब बात आती है कि वो कौन से केसेज हैं जहां पे जीएसटी नहीं लगता है, इवन दो उस पे लगना चाहिए। यानी वो केसेज मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कि जीएसटी जो नहीं लगता है वो है कि यदि प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर, ओनली आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं लेबर का सप्लाई करूंगा, चाहे रिपेयर मेंटेनेंस कोई भी सिविल स्ट्रक्चर हो या ओरिजिनल वर्क्स है उनके रिस्पेक्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप यदि आप या मैं केवल लेबर की सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जी अभी हमने देखा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के केस में तो लगेगा, लेकिन प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के केस में जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट यदि है, आप सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बना रहे हैं, यानी आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया डीएलएफ सोसाइटी। ठीक है सर, ये भी रेरा में डिफाइंड है। डीएलएफ सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक बिल्डिंग टावर या दो बिल्डिंग, और ये सारी चीजें एक सराउंडिंग के अंदर एक होती हैं, तो इनको हम कॉम्प्लेक्स का के डेफिनेशन में कवर करते हैं। लेकिन आप यदि सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बना रहे हैं, मतलब आप और मैं, हम दोनों यदि घर बना रहे हैं, आप और मैं जब घर बना रहे हैं सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, तो उस केस में प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट यदि है कंस्ट्रक्शन का, ध्यान रखिएगा, तो हमारा जीएसटी नहीं लगेगा उस लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे। यानी यदि ये उस केस में आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, सीमेंट और लेबर जो दोनों प्रोवाइड करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी लग जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसलिए ये प्लानिंग भी करनी चाहिए कि यदि सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं
तो हमें ये करना चाहिए कि मटेरियल मैं और आप हम अलग से खरीद लें और लेबर का अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर लें ताकि वो एग्जेम्प्ट हो जाए यदि टैक्सेबल पर्सन है तो। ठीक है सर। तीसरा जो आता है रेसिडेंशियल, आपका जो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस, यानी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है उसको यदि हम रेंट पे देते हैं किसी को, आप और मैं, तो भी जीएसटी नहीं लगता है। सिमिलरली अब हम आगे देखते हैं कि वो ओरिजिनल वर्क्स क्या है। तो ओरिजिनल वर्क्स कुछ नहीं, वो जो सर्विस टैक्स में कॉन्सेप्ट था वही है। उसका डेफिनेशन जो सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ CTR 2017 में डिफाइंड है वो यही है कि मींस ऑल न्यू कंस्ट्रक्शंस या ऑल टाइप्स ऑफ एडिशंस ऑल्ट्रेशंस, मतलब जो भी है सारी चीजें वही है। किसी भी चीज का हम नया कंस्ट्रक्शन करते हैं, नई चीजें बनाते हैं तो वो ओरिजिनल वर्क्स में आ जाती हैं। तो ये सारी भी क्या होती है, ओरिजिनल वर्क से रिलेटेड यदि प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है। तो हमने 3 चीजें देखा, यदि हम अपना रेसिडेंस को किसी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए किराए पे देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और यदि प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट तो उस पर भी नहीं लगेगा। और सिविल कंस्ट्रक्शन या ओरिजिनल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का यदि कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन, ध्यान देने वाली बात है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उस केस में भी आपका नहीं लगेगा। अब ये बड़ा टेक्निकल है थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपका जीएसटी लगेगा, लेकिन ये देखिएगा कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे साफ साफ कहा गया है कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक्सेप्ट वेयर, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी फर्दर यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर यदि कुछ नया खरीद रहा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डेवलपर को, तो उसको आईटीसी का बेनिफिट मिल गया, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मैं और आप यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं तो हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आईटीसी का बेनिफिट डेवलपर को मिलेगा या नहीं, इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का उसके कंडीशंस अलग हैं, वो डिपेंड करता है कि उसको अलाउड है या नहीं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट क्लॉज सेक्शन है वो है डी, यानी सेक्शन 17(5) का क्लॉज डी, यानी ये वो केसेस हैं जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कहाँ नहीं मिलता है, तो ये देखिए मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ, जरा आप भी ध्यान दीजिएगा। लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5D ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ received by a taxable person for construction of an immovable property, ध्यान दीजिएगा, यदि गुड्स एंड सर्विसेज कोई टैक्सेबल पर्सन रिसीव करता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस रियल एस्टेट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है सर, यानी फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी का यदि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको मिलेगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी है ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब अपने अकाउंट में ले रहा है, इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इस केस में आपको नहीं मिलेगा। यानी इट्स वेरी क्लियर कि कब हमको मिलेगा और कब हमको नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अब आइए अब यहाँ पे देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन सब कुछ इंक्लूड करता है। रिकंस्ट्रक्शन भी आप अपने करा रहे हैं, आपने बिल्डिंग का, सोसाइटी का, तो वो भी कंस्ट्रक्शन में आता है। रिनोवेशन करा रहे हैं तो वो भी कंस्ट्रक्शन में आता है। एडिशन अल्ट्रेशन करा रहे हैं वो भी कंस्ट्रक्शन में आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिपेयर यदि आप करा रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, वो भी क्या है, कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आता है। यानी आपने रिपेयर के खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आ जाता है। अब आता है थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में क्या कवर्ड है, apparatus, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट that are used for making outward supply of goods or services or both and includes foundation and structural support। लेकिन क्या कवर नहीं है, लैंड बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर,
यानी आपका प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री के अंदर भी यदि कोई बिल्डिंग बन रहा है या कोई सिविल स्ट्रक्चर हो रहा है तो वो आपका प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। ठीक है सर, यानी उस केस में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली टेलीकम्युनिकेशन टावर आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा लगा होता है, टेलीकम्युनिकेशन टावर, वो भी प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आता। यदि फैक्ट्री में पाइपलाइन भी बिछा होता है तो फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर भी होता है पाइपलाइंस और उसके बाहर भी होते हैं, तो प्रेमिसेस के अंदर है वो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में आएंगे, लेकिन प्रेमिसेस के अंदर है जो पाइपलाइन वो प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। यानी इवन फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि कोई सिविल स्ट्रक्चर तो नहीं है। यदि सिविल स्ट्रक्चर है तो इट मीन्स कि उस पे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है सर। अब ये सेक्शन 17(5)(d) जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो गया कि आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपको गुड्स और सर्विसेज जो आप रिसीव कर रहे हैं उस पे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन हिज ऑन अकाउंट। लेकिन इसमें है कि यदि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी दो पर्पज से हो सकती है, एक तो सेल के पर्पज से हो सकती है और एक रेंट आउट के पर्पज से हो सकती है कि नहीं नीतीश जी? बिल्कुल। अब यदि वो सेल के पर्पज से है तो उस पे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो समझ में आता है हमें और आपको भी, क्योंकि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई और उसके बाद आप बेच रहे हैं तो ऐसे भी वो जीएसटी के स्कोप के दायरे से अलग है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे आईटीसी का चैन ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली इस केस में जीएसटी का बेनिफिट, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वही इमूवेबल प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल, यदि मैं रेंट आउट करता हूँ, किराए पे लगाता हूँ, तो उस पे तो जीएसटी लगता है किराए पे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पे तो जीएसटी लगेगा। तो उस पे जब जीएसटी लगेगा तो क्यों ना उसके केस में ये जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है इसका आईटीसी का बेनिफिट दिया जाए। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? कॉमन सेंस है, मेरे हिसाब से तो दिया जाना चाहिए यदि उस पे जीएसटी लगता है उसके ट्रांजेक्शन पे। यदि कंस्ट्रक्ट होने गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई और उस पे यदि कंस्ट्रक्शन के बाद भी जीएसटी लगता है, उस पे कोई अर्निंग हो रही है, उस पे जीएसटी हम पे कर रहे हैं, तो उस पे आईटीसी का बेनिफिट मिलना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन के अंदर लगा हुआ है, जैसे हर केस में होता है। यदि हम गुड्स बनाते हैं, गुड्स के रिस्पेक्ट में इनपुट और इन कैपिटल गुड्स यदि हम रिसीव कर रहे हैं और वो नया गुड्स बना के हम बेचते हैं तो आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली यदि मैं और आप यदि बिल्डर हैं और हम एक कोई शॉपिंग मॉल या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसके केस में जो रॉ मटेरियल खर्च होता है कंस्ट्रक्शन में या सर्विसेज खर्च होती है, उस पे जो आईटीसी होता है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए हमें यदि उसके बाद का ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, राइट ना? क्योंकि एग्जेम्प्ट के केस में आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। करेक्ट, मेरी भी समझ यही है कि का बेनिफिट उससे लिंक होना चाहिए कि भैया अगर आप या तो जीएसटी नहीं लगा रहे हो लगाओ, अगर नहीं लगाते हो तो आईटीसी है ही नहीं, अगर लगा रहे हो तो यू शुड गिव आईटीसी बेनिफिट। अब ये केस हुआ एक सफारी रिट्रीट के केस में, एक डेवलपर थे सफारी रिट्रीट, उन्होंने क्या किया कि इसको लेकर के उनको ना करीब 34 करोड़ का बेनिफिट डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ कर दिया। वो पहुंच गए कोर्ट में, उड़ीसा हाई कोर्ट का केस है ये, उड़ीसा के स्टेट के केस में, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यदि आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, शॉपिंग मॉल को रेंट आउट करते हैं और उस पे रेंट जो रिसीव होता है उस पे जीएसटी आप पे करते हैं फ्यूचर में, तो उस केस में ये क्लॉज डी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है सर, उड़ीसा हाई कोर्ट का केस है सफारी रिट्रीट का, और यही क्लियर कट। और उसके बाद डिपार्टमेंट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस अभी चल रहा है, अभी तक डिसीजन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है इसके केस में। तो सफारी रिट्रीट के केस में एक सिंगल केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, सफारी रिट्रीट का, जिसके केस में उड़ीसा हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं, आपके लिए क्लॉज डी अप्लाई नहीं होता है यदि आप उस बिल्डिंग को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। मींस यदि रेंट आउट करते हैं और उस पे आईटीसी रेंट आउट करते हैं जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, उस पे जीएसटी लगता है, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा।
यदि उस पे जीएसटी नहीं लगता है, सपोज रेंट आप रिसीव कर रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगता है, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही उड़ीसा हाई कोर्ट ने सफारी रिट्रीट के केस में कहा है। वो मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ, ये आप यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्या कहा था, ये आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा था while considering, देखिएगा ऑर्डर का एक्सपर्ट्स मैंने यहाँ पे डाला है सर। while considering the provisions of section 17(5) clause D, the narrow construction of interpretation put forward by the department is frustrating the very objective of the act, as much as the petitioner in that case has to pay a huge amount without any basis. In that view, ये पढ़िएगा, view of the matter, if the SSC is required to pay GST on the rental income arising out of the investment on which he had paid GST, it is required to have the input credit on GST, which is required to pay under section 17(5) D of the CGST Act. इट मीन्स साफ कहा है कि उसके केस में, कंस्ट्रक्शन के केस में, जो भी आपने आईटीसी जो टैक्स आपने सपोज गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है, उस पे जो टैक्स पे किया है उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। और इसके केस में फाइनली उन्होंने कहा कि बाय वे ऑफ दिस, एक सेकंड सर, हाँ, उन्होंने कहा इट इज हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट is applicable in the case of construction of immovable property intending for letting out for rent। और इसी को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया डिपार्टमेंट ने। तो ये केस लॉ भी सुप्रीम कोर्ट का मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ एवरीबडी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल्स फॉर एग्जांपल, इंटेंडिंग फॉर लेटिंग आउट फॉर रेंट, input tax credit from construction against output GST on rental income. It was held by the High Court that if the SSC is required to pay GST on the rental income arising out of the investment on which he has paid GST, it is required to have the input credit on the GST, which is required to pay under section 17(5)(d) of the CGST Act. So construction यही है इसका। तो I think it is very clear। अब आ जाते हैं सर, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हेलो राम जी, इसमें एक क्वेरी है। हाँ जो जी आपने सर। प्लांट एंड मशीनरी का बताया उसमें सिविल स्ट्रक्चर पे नहीं मिलेगा, तो इन केस अगर कोई फाउंडेशन के ऊपर एक्सपेंस हुआ है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी लगा है, तो उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा? फाउंडेशन वो क्या है? फाउंडेशन किससे रिलेटेड? फाउंडेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फाउंडेशन पे मिलेगा सर। अच्छा, यदि प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन है तो हाँ, उस पे आपको मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी आपका खड़ा है, राइट। तो देयरफॉर उस पे मिलेगा। लेकिन यदि फाउंडेशन सिविल स्ट्रक्चर का है तो उस पे नहीं मिलेगा। नहीं, फाउंडेशन तो ऑलवेज सिविल स्ट्रक्चर ही होता है ना? नहीं नहीं, वो सिविल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग भी खड़ी होती है। नहीं 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 नहीं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, उनको होल्ड करने के लिए सिविल स्ट्रक्चर है। या जैसे आपने एग्जांपल दिया था एक बार पिछले स्लाइड्स में, आइए आप, उसमें आपने टेलीकम्युनिकेशन का भी दिया एग्जांपल। हाँ बताइए, ये लिखा है मैंने नीचे। जो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं, सिर्फ टावर्स का नहीं मिलेगा ना, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन टावर यदि खड़ा है तो उसका नहीं मिलेगा। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन टावर जो है वो सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर ही खड़ा होता है नॉर्मली। यस, तो उससे रिलेटेड पूरे पे नहीं मिलेगा। उससे रिलेटेड पूरे पे नहीं मिलेगा। पूरे पे नहीं मिलेगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी एक ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जो भी आपकी क्रेन्स होती हैं या आपकी अदर हाई प्रेशर जो मशीन्स होती हैं, वो सिविल फाउंडेशन पे ही खड़ी होती हैं, तो उसके ऊपर मिल जाएगा क्रेडिट। उसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक, ठीक है सर, आगे चलो। अब सर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आया है कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया था कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कुछ दिनों के जो कैप है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो 10% आपने पढ़ा है, कुछ दिन पहले 20% था, फिर गवर्नमेंट ने इसको 10% कर दिया रेस्ट्रिक्शन, यानी उन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज के जो कि सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है, मींस जीएसटीआर 1 में दिखाया नहीं है, जो जीएसटीआर 2 में नहीं आ रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने एक ऐप लगा दिया था कि उन इनवॉइसेज के रिस्पेक्ट में 10% ऑफ दोज इनवॉइसेज जो कि आपको 2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे अधिक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये जो कैप था, ये कैप इस कोरोना वायरस कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने डेफर कर दिया है। 7 मंथ्स के लिए इसको डेफर कर दिया है, ये जो कैप है 10% एंड 20% का। ठीक है सर, वो उन्होंने जो कैप है वो आपको दिखा देता हूँ। कैप ये था कि रूल 36 सब रूल 4 का ये कैप है। इस केस में
कैप ये था कि आपको जो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जितने परचेज इनवॉइसेस, उन सबका टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, उनके रिस्पेक्ट में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो 2A में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके पास फिजिकल इनवॉइसेज वगैरह हैं, बट 2A में आ नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपके सप्लायर ने या तो गलत इनवॉइस अपलोड कर दिया, या आपके सप्लायर ने दिखाया ही नहीं है GSTR1 में। तो उस केसेस में गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया कि वो सपोज 100% है, तो 10 रुपए है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। तो 10 रुपए के रिस्पेक्ट में कैप कर दिया कि आपको जितना 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 10% एक लिमिट कैलकुलेट करिए, और उसके बाद वो 10% उसका जो कैप है उसका 10% ही आपको आईटीसी मिलेगा। तो ये जो प्रोविजन है इसको फिलहाल रेफर किया है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020। यानी इन केसेस में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो हम रिटर्न 3B फाइल करेंगे फ्यूचर में, इन केसेस में जो 3B में आपको ये कैप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये कैप आपको एक क्यूमुलेटिव बेस में सितंबर महीने की जब रिटर्न आप कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न का जो कंप्यूटेशन करेंगे GSTR 3B का, तो सितंबर महीने का जब कंप्यूटेशन करते हैं आप, तो सितंबर महीने में आपको क्यूमुलेटिव इसका कंप्यूटेशन करके और आपको दिखाना होगा। तो ये एक नया इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये बताना उचित समझा, और इसका जो क्लैरिफिकेशन भी आ गया। ये सब ठीक है, देखते हैं। अनिकेत जी आप आ नहीं रहे पिक्चर में। हेलो, खत्म मैंने अभी ऑन। हाँ सुन रहे हैं ना सर आप लोग? हाँ हाँ सुन रहे हैं। हाँ, एक अब विद्या खन्ना जी की क्वेरी है। हाँ बताइए सर। हाँ, विद्या खन्ना जी ने क्वेरी पूछी है, व्हाट इज सिविल स्ट्रक्चर? सिविल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया जो प्लांट एंड मशीनरी में कवर नहीं होता है, और सिविल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जैसे बिल्डिंग आप बनाते हैं, किसी भी लैंड के ऊपर यदि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो अपर्टेनेंट टू लैंड है वो फिक्स्ड है, और वो सिविल स्ट्रक्चर मतलब जैसे शॉप्स हो गया, ऑफिस हो गया, एक छोटा सा ऑफिस भी बनाते हैं, दैट इज सिविल स्ट्रक्चर। अब सिविल स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ कहीं डिफाइंड तो GST लॉ में नहीं है, बट सिविल स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से रेरा में भी डिफाइंड नहीं है। तो सिविल स्ट्रक्चर का मतलब हमें ये लेना पड़ेगा कि सेपरेट लैंड या बिल्डिंग भी ना हो, कोई आपका प्लांट एंड मशीनरी में भी ना हो, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, सपोज एक पंप हाउस ही बना रहे हैं लेकिन वो फिक्स्ड है, उसको तोड़ने के बाद वो नष्ट डिस्मांटल हो जाता है, बिल्कुल उसको वापस खड़ा नहीं कर सकते। ऐसे स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम सिविल स्ट्रक्चर में लेते हैं। ठीक है, होप इट इज क्लियर। तो सर आइए एक जो आईटीसी वाला एग्जांपल था ये समझ लेते हैं। सबसे पहले नो उनको क्लियर नहीं है, उनको थोड़ा एक सेकंड, उन्होंने क्वेरी डाला। सर सिविल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कोई भी आप परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब हो गया आपने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग को आप करेंगे वो तो डिस्मांटल आएगा, फिर वो तो फिर बन नहीं सकता, वो स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया। तो वो जो बिल्डिंग टाइप ऑफ कोई भी स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड अ सिविल स्ट्रक्चर। सिविल स्ट्रक्चर में जैसे आपका फ्लाईओवर भी आता है, ब्रिज भी आता है, ये सारे सिविल स्ट्रक्चर हैं। रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दीज आर ऑल्सो सिविल स्ट्रक्चर। आप छोटे से एक रूम बना के रख लेते हैं गार्ड के लिए, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर एक गार्ड के लिए एक रूम बनाते हैं, एक सेट बना दिया छोटा सा, लेकिन सेट बना दिया कि वो एक बार उसको तोड़ेंगे तो वो डिस्मांटल हो जाएगा, उसके बाद फिर वो उस कंडीशन में नहीं ला सकते उस जो प्रीवियस कंडीशन थी। तो दीज आर कॉल्ड सिविल स्ट्रक्चर्स। जो सिविल इंजीनियर होता है ना, जो बिल्डिंग वगैरह जो बनाते हैं, रोड, ब्रिज, ये सारे सिविल स्ट्रक्चर में ही कवर्ड होते हैं। तो यानी जो चीजें स्पेशल बिल्डिंग, अपार्टमेंट, इन सब में कवर नहीं होती, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उनको एक रेसिड्यू कैटेगरी में हम कवर कर देते हैं सिविल स्ट्रक्चर में। क्लियर है राम जी? और इतना ही मैं समझ पाया हूँ, इससे ज्यादा समझना होगा तो मैं आपको स्पेशल सिविल स्ट्रक्चर का मतलब। हम तो सर बड़ा सीधा मतलब समझते हैं, सिविल आता है तो नॉन मिलिट्री है बस।
ये भी कह सकते हैं। सिविल स्ट्रक्चर का मतलब वही हो जाता है कि जो सिविल है, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो गया, एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। रेलवे पर है, वो भी सिविल स्ट्रक्चर है, बट एज सच कोई जीएसटी लॉ में डिफाइंड नहीं है ये केस, रेरा में भी डिफाइंड नहीं है। आइए सर, ये कंटिन्यू करें सर, ये आईटीसी वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अब आईटीसी वाला के केस में जैसे मैंने बताया, फरवरी से लेके अगस्त तक आपको वो लिमिट 10% का अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सितंबर 2020 का यदि रिटर्न फाइल करते हैं तो लिमिट अप्लाई हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको फरवरी से लेके सितंबर तक का पूरा आईटीसी आपको क्यूमुलेटिव लेना होगा और उस पर कंप्यूट करना होगा। तो क्या क्या लेना होगा ये एक बार समझ लेते हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 तक का पूरा आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी लेना होगा। हमने एग्जांपल में सपोज किया है वो 5 लाख है। फिर इनवॉइस या डेबिट नोट डिटेल जो आपके सप्लायर ने अपलोड किया है, मींस आपके जीएसटी 2M में जो आ रहा है, 1 फरवरी 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का जीएसटी 2A आपको लेना है। हमने एग्जांपल लिया कि उस केस में 3 लाख का आईटीसी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 2A में। जो इनवॉइस या डेबिट नोट सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है वो कितने का है? 2 लाख है। इट मींस आपको जो आपके पास जो 5 लाख के इनवॉइसेज हैं उसमें 3 हेलो, आवाज नहीं आ रही अभी। हेलो, आई थिंक उनके सिग्नल में प्रॉब्लम है कुछ। हेलो, थोड़ा कनेक्ट हो जाने दो। I think he's still facing that problem. बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, उनसे पहले। हेलो, अब आया? Yeah, now it's coming. ओके, सिग्नल ब्रेक हो गया था, सॉरी। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि इस केस में आपके सप्लायर ने 2 लाख, आपके पास टोटल इनवॉइसेज इनपुट टैक्स रिस्पेक्ट के यानी परचेजेज का है 5 लाख, जिसपे आईटीसी मिलना था। राम जी पीपीटी नहीं आ रही, पीपीटी शेयर करनी पड़ेगी। एक सेकंड, कैसे होगा? वन मिनट सर, पीपीटी नहीं आ रही। आप स्क्रीन शेयर कर लो, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन। हाँ कर रहा हूँ, ये डिस्कनेक्ट होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई। अब ठीक है? यस यस, हाँ ठीक है। पता नहीं कई बार ना डिस्कनेक्ट हो जाता है सिग्नल। चलिए, तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास टोटल 5 लाख रुपए के इनवॉइसेज हैं, यानी 5 लाख रुपए आपके हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था, लेकिन 3 जीएसटीआर 2A में कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। तो कितना जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा है? 2 लाख रुपए। तो आप अब पहले आप 2 लाख रुपए का, अभी टोटल 5 लाख का आईटीसी ले सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जब से कैप लगाया 9 अक्टूबर 2019 से, उसके बाद से आपको ये कैप 10% 10% का अप्लाई होने लगा। अब जो आपको टोटल आईटीसी मिलेगा सर, तो जो इनवॉइसेज अपलोड नहीं किया है वो है 2 लाख। तो ये 2 लाख का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा। कितना मिलेगा? 10% ऑफ 3 लाख, यानी जो आपके 2A में आ रहे हैं इसका 10% हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो 30,000 होता है। तो यानी 30,000, 2 लाख की जगह आपको कितना मिलेगा? 30,000 रुपए एडिशनल मिलेगा अपार्ट फ्रॉम 3 लाख। तो टोटल आपको आईटीसी कितना मिलना चाहिए? 3 लाख जो 2A में आ रहा है, और जो 2A में नहीं आ रहा है 2 लाख, तो 2 लाख की जगह 30,000 ही केवल मिलेगा, यानी टोटल 3,30,000 रुपए आपको सितंबर महीने के
महीने के 3B में ITC आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये अब 2 लाख के में आपको 30,000 मिल गया तो बचा कितना, 1,70,000। तो 1,70,000 रुपए का ITC आपको सितंबर महीने में नहीं मिलेगा। ये अनयूटिलाइज्ड ITC है। इसके लिए फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आपको अपने के सप्लायर्स को फॉलो अप करके बोलना पड़ेगा कि इनकी डिटेल्स GSTR 1 में अपलोड करें सो दैट कि GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो प्रॉपर्ली। ठीक है सर? यहाँ पे कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल है, I am a beneficiary of Prime Minister Awas Yojana CLSS and carpet area of my house being constructed in an ongoing project is 150 square meter. I am eligible for new rate of 1% on same. You are eligible for new GST rate of 1% subject to condition कि आपके डेवलपर प्रोमोटर ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। सॉरी नहीं किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला छोटू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि someone booked a flat from XYZ developers in June 2018, यानी 1 अप्रैल 2019 के पहले किसी ने फ्लैट बुक किया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एज ऑफ नाउ यानी 31 मार्च 2019 को उसने 40% फ्लैट की वैल्यू पे कर दी है। What shall be the GST rate applicable on remaining portion of value of flat? जो नीतीश जी आपने जो पूछा था क्वेश्चन, तो इस केस में गवर्नमेंट ने ही क्वेश्चन आया ये इशू किया है। वो कह रहे हैं कि आपका GST जो रिमेनिंग वैल्यू है 60% वैल्यू है, उस वैल्यू के केस में या तो 1% या 5% डिपेंडिंग अपॉन, यदि रेसिडेंट अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो 1% टैक्स लगता 1/4/2019 के बाद लगेगा, या अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो 5% लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके बिल्डर ने ऑप्शन जो है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, क्लियर कट एग्जांपल है कि दिस इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, पहले बहुत पहले 1/4/2019 के पहले ही स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए इस केस में डेवलपर को ऑप्शन था यूटिलाइज करने का कि वो ओल्ड रेट पे भी टैक्स पे करे। यदि उसने ऑप्शन यूटिलाइज नहीं किया है तो आपको जो रेट पे करना होगा 1% या 5%, और यदि उसने ऑप्शन यूटिलाइज कर दिया है तो आपको ओल्ड रेट ही अप्लाई होगा, दैट इज 12% और 18%, यानी इफेक्टिव रेट हो जाएगा आपका 8% एंड 12% सब्जेक्ट टू ITC। तो इस केस में एक और प्रॉब्लम है कि डेवलपर को जो आपका बेनिफिट ऑफ ITC वो भी आपको पास ऑन करना चाहिए, तो वो करना पड़ेगा। तो इस केस में यानी 40% आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो जो रेट लगा, लेकिन 60% जो 1/4/2019 के बाद पे करेंगे उस पे 1% या 5% लगेगा यदि डेवलपर ने ऑप्शन यूज नहीं किया है, तो नया रेट अप्लाई होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम प्लानिंग टू परचेज, हम और आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर 31 मार्च 2019, यानी 1/4/2019 के बाद प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो डेफिनेटली नया रेट अप्लाई होगा। इस केस में ये न्यू प्रोजेक्ट है, नोएडा में, एग्जाम्पल लिया है नोएडा में। अपार्टमेंट का जो प्राइस है उसका कारपेट एरिया 80 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी वैल्यू है 48 लाख। What is the rate of GST applicable on construction of this apartment? यानी ये यदि हम फ्लैट खरीदते हैं तो हमें किस रेट पे टैक्स देना चाहिए, क्योंकि नोएडा में है 48 लाख से ज्यादा है। तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, क्योंकि अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का नोएडा के केस में 60 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए और वैल्यू भी 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो दिस इज क्लियर कट केस ऑफ अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, और इसके केस में 5% टैक्स एप्लीकेबल होगा विदाउट ITC। ठीक है सर, होप इट इज, आई थिंक पूरा क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अच्छा, इसमें अगर जो अगर मान लो अमाउंट जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद देते हैं पार्ट पेमेंट, तो उस पे GST नहीं लगेगा? यस, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेशन होने के बाद वो GST के दायरे में ही नहीं आता। राइट।
तो दैट इज टोटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी। तो उस केस में ये जीएसटी लगेगा ही नहीं। फिर उस केस में क्या लगेगा सर? स्टेट का स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। स्टेट का स्टैम्प ड्यूटी तो इन एनी केस लगेगा ही। नहीं 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 नहीं, इस केस में जीएसटी तो लगेगा ही नहीं। ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। उस केस में क्या होता है कि आपको बाकी केस में स्टाम्प ड्यूटी प्लस जीएसटी जो भी लगना होता है लगता है, लेकिन उस केस में आपका जीएसटी नहीं लगेगा, तो सिंगल जो स्टेट का स्टाम्प ड्यूटी है वही लगेगा। राइट। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्लाइड में है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने। आप जो ऑप्शन वाली बात है कि ड्यू डेट कब तक था, ये 20 मई तक था। फर्स्ट में 10 मई तक ऑप्शन दिया था ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में बिल्डर को कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं कंप्लायंस पूरा करके, बट उसको 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया था उन्होंने, 20 मई कर दिया था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पे सीधे पहुंचता हूं मैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये Can a developer take deduction of actual value of land involved in sale of unit instead of taking deduction of deemed value of land as per paragraph 2 of notification 11? नीतीश जी, आपका जो क्वेरी था ये क्लियर कट है कि आप वैल्यू, सपोज आपकी लैंड की जो वैल्यू है 1 करोड़ है, लेकिन डीम्ड वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपका 1.5 करोड़, तो आपको डिडक्शन जो मिलेगा 1.5 करोड़ का मिलेगा। ये नहीं कि आप एक्चुअल का डिडक्शन लें, एक्चुअल का डिडक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में, जीएसटी लॉ में। तो 1/3 यानी जो भी कंसिडरेशन होगा, टोटल कंसिडरेशन, उसका 1/3 डिडक्शन एज ए डीम्ड वैल्यू ऑफ लैंड आपको मिलेगा कंपल्सरी। अब एक और काफी कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि जीएसटीआर 9 और 9C 2018-19 के केस में क्या हम फाइल कर सकते हैं यदि उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट जो 5 करोड़ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 फॉर कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ 9 एंड 9C, तो क्या हम फाइल कर सकते हैं? यस, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन ये हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आपको जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी ही चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एरर, मिस्टेक्स हो, आप करेक्ट कर सकें। क्योंकि हम पीरियडिकल जब रिटर्न्स फाइल करते हैं तो काफी रिकंसिलिएशंस नहीं कर पाते और गलत एंट्री चली जाती है, तो उसको करेक्ट करने का लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट है। तो डेफिनेटली इवन यदि एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है या ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना ऑप्शनल है, बट हमारा ये रिकमेंडेशन होता है कि हर केस में आप एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में जरूर फाइल करें, ताकि डिपार्टमेंट को भी क्लियर हो जाए और हमें भी जो भी गलतियां हैं उसको हमें करेक्ट करने का मौका मिले। साथ में एक और क्वेश्चन था कि क्या हमारा फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 का कोई परचेज इनवॉइस है जिसके रिस्पेक्ट में हमने आईटीसी नहीं लिया है, हम भूल गए हैं, तो क्या उसका आईटीसी ले सकते हैं? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब इसका जो आंसर है वो आंसर क्लियर है। आंसर ये है कि एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 उन्होंने एक डेडलाइन डिसाइड कर दिया है कि उस डेडलाइन के अंदर ही आपको लेफ्ट आउट इनवॉइसेस का क्रेडिट आप ले सकते हैं। वो डेडलाइन क्या है सर? वो डेडलाइन है आपका फॉर 17-18, वो डेडलाइन था मार्च 2019 का 3B का रिटर्न का फाइलिंग डेट, यानी 20 अप्रैल 2019 लास्ट डेट था फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। For financial year 18-19, again, due date of furnishing of GSTR 3B for the month of September following the end of financial year 18-19, या एनुअल रिटर्न, जो भी दोनों में पहले आप फाइल करते हैं वही ड्यू डेट है। इट मीन्स एनुअल रिटर्न तो हमारी एक्सटेंड हो गई है, फिलहाल 30 जून है, तो हमारा जो अभी डेडलाइन था वो क्या था? 20 अक्टूबर 2019 था डेडलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। हमारा जो आईटीसी लेफ्ट आउट इनवॉइसेस के केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का लास्ट डेट था वो 20 अक्टूबर 2019 था। तो देयरफॉर टेक्निकली एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लॉ, सिंस ये लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 16(4) में, इसके बाद हम आईटीसी नहीं ले सकते 17-18 और 18-19 का। लेकिन फिर भी जैसे हम जो आपस में जीएसटी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जीएसटी में जो एडवाइस करते हैं, उनका अपना इंटरप्रिटेशन ये है कि इनवॉइस, जैसे उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी कहा सफारी रिट्रीट के केस में कि जीएसटी अवेल करना एसएससी का वेस्टेड राइट्स है।
सिमिलरली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कहा था एडफर्ड टेक्नोलॉजी के केस में, जब टान 1 का जो केस हुआ था उसमें भी कि जीएसटी आईटीसी अवेल करना किसी भी एसएससी का वेस्टेड राइट्स है और ये राइट कोई छीन नहीं सकता। तो देयरफॉर हम कोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन सारा स्टडी करने के बाद मैं जो निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि इवन दो 17, 18 और 18, 19 का लेफ्ट आउट इनवॉइसेज है जो आईटीसी किसी एसएससी ने क्लेम नहीं किया है, तो भी अभी उसको अपने 3B में क्लेम कर लेना चाहिए। और साथ में डिक्लेरेशन या ऑडिट रिपोर्ट जब वो फाइल करता है फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर, करेंट पीरियड, तो उस ऑडिट रिपोर्ट में इसका क्लियर कट फैक्ट मेंशन कर दे कि ये चीजें इन कोर्ट के डिसीजन के रिस्पेक्ट में मैंने लिया है। देयरफॉर आईटीसी शुड बी अवेल्ड इन करेंट जीएसटीआर 3B इफ पॉसिबल, इफ इट इज नॉट वेरी हार्श। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और इसके आगे ये जो मैंने डेफिनेशन हैं वो दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। सारा डेफिनेशन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हर चीज का डेफिनेशन है, आप एक एक डेफिनेशन पढ़ के समझ सकते हैं डिटेल में। हालांकि मैंने ब्रीफ में सब कुछ समझा दिया है, आप समझ सकते हैं। सो यही मेरा डेलिब्रेशन था, थैंक यू वेरी मच। और डिटेल में ज्यादा डिस्कस करना होगा तो नेक्स्ट टाइम यदि हमें मौका मिलता है तो उस टाइम भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेरीज वगैरह है तो वो एक देख सकते हैं सर, क्वेरीज है। चैट अभी बॉक्स चैट में बॉक्स ही चेक कर रहा हूँ। हाँ, चैट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ। अभी एक क्वेरी आई है, एक सेकेंड सर। एक क्वेरी है अभिषेक की क्वेरी है, मंथली फाइलिंग एंड क्वार्टरली फाइलिंग हैज आल्सो अनजस्टिफाइड deferment of ITC by rule 36(4). ठीक है, which earlier said avail 120% of matched ITC only. If mismatched is more than 20%, then unjustified cash payment instead of ITC availment. Now this rule is put in at abeyance if this delegation law was in line of law. हाँ, इस केस में तो मैं तो साफ कहूंगा सर, दिस इज नॉट इन द लाइन ऑफ द लॉ। लेकिन अभिषेक, आप यदि सुन पा रहे हैं, सेक्शन 43A गवर्नमेंट ने बाय CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंसर्ट किया। वो जो सेक्शन 43A है उसके तहत गवर्नमेंट को ये राइट मिल जाता है कि वो आईटीसी का लिमिट डिसाइड कर सके। और वो आईटीसी का लिमिट जो है उन्होंने क्लियर कट उसमें लिखा है कि मैक्सिमम आईटीसी का लिमिट 20% हो सकता है। यानी 20% का वो उन्होंने कैप लगा दिया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइसेस जिसके रिस्पेक्ट में GSTR 2 में सप्लायर ने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया और कंसिक्वेंटली GSTR 2 में नहीं आ रहा है, तो उन इनवॉइसेस के केस में ओनली 20% तक ही वो अलाउ करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट उनको सेक्शन 43A से मिलता है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सेक्शन 43A जो है नया, जो वाइड CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 सेट किया है, वो नोटिफाई नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो टू दिस एक्सटेंट अभिषेक आप बिल्कुल सही हो कि एज ऑफ नाउ वो 10% का जो लिमिट है या 20% का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जब तक गवर्नमेंट इसको नोटिफाई नहीं करती है सेक्शन 43A को। ओके, थैंक यू राम। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज गुप्ता, 10% is still applicable. How to avail 10% credit of invoices not shown in 2A in case other person files is on. Hope I think ये मैंने आपको explain कर दिया by way of example. And if the other person has shown in GST all invoices but not paid tax in 3B, can the ITC be claimed? अगेन यदि 3B फाइल नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का जो 4 कंडीशन है वो आपको फुलफिल करना है। और साथ में ये भी इंश्योर करना है कि आपके सप्लायर ने टैक्स पे किया है। GSTR 1 फाइल करने के अलावा भी उसको ये चाहिए कि GSTR 3B में उस टैक्स का पेमेंट वो करे। और ये डिम्ड माना जाता है कि GSTR 1 यदि फाइल कर दिया है मीन्स किसी भी एसएससी ने टैक्स जो है, टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन कर ली है। एक बार जो डिटरमिन हो जाती है तो वो पेएबल हो जाती है और ड्यू एंड पेएबल हो जाती है। सो उसका 3B के अंदर पेमेंट होता है, और 3B में यदि पेमेंट नहीं किया है तो गवर्नमेंट उस पे एक्शन लेगी। यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, पे कर देता है तो ठीक है, नहीं पे करता है तो आपको ये डिसअलाउ हो जाएगा। अगेन अभिषेक, सचिन अरोड़े की क्वेश्चन था, सर आई ज्वाइंड वेबिनार लेट, कैन आई गेट दिस रिकॉर्डेड कॉपी एंड हाउ कैन आई प्लीज? डेफिनेटली मिलेगा सर, नीतीश जी आपको शेयर कर देंगे यूट्यूब लिंक भी और ये कॉपी भी।
और नेक्स्ट और क्वेरी है, ओनली 9C इज ऑप्शनल। एक सेकंड, ये अनुज गुप्ता जी की क्वेरी है, GSTR 9 इज कंपल्सरी इन लेस देन 5 crores, करेक्ट, बिल्कुल सही है। नो नो नो, GSTR 9 इज नॉट कंपल्सरी इन लेस द इफ योर थ्रेशोल्ड I mean aggregate turnover during the financial year is less than 5 crore for financial year 18-19. For financial year 17-18 it was 2 crore और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में 5 करोड़ है। 5 करोड़ से ऊपर कंपलसरी है, 5 करोड़ से नीचे ऑप्शनल है। बट ऑप्शनल को आप ऑप्शनल मत ट्रीट करिए, आपको ये कंपलसरी लेना चाहिए, क्योंकि सारे मिस्टेक्स एरर आप करेक्ट कर सकते हैं इस GSTR 9 को फाइल करने के टाइम, और ये फाइनल होता है। सिमिलरली आपको जब GSTR 9 फाइल करते हैं तो आपको GSTR 9C ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी चाहिए, वाई सर्टिफाइंग कि आपने जो एरर मिस्टेक्स किए थे वो आपने करेक्ट कर दिया है। यदि ओनली GSTR 9 फाइल करते हैं तो ये आधा अधूरा होगा यदि GSTR 9C फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि GSTR 9 में लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, को ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना होता है GSTR 9C में, और वो यदि लिख देता है ऑडिटर तो ये माना जाता है, फुल प्रूफ है कि बाय स्टैट्यूट ये आपने लॉफुल वे में आपने करेक्ट किया है। ओनली 9C इज ऑप्शनल, नहीं नहीं नहीं, बोथ आर ऑप्शनल। एक और बात सर मैं बता दूं, GSTR 9 और 9C जो 5 करोड़ का टर्नओवर लिमिट है, एज पर द लॉ जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं, इसके हिसाब से इसका लिमिट जो है ओनली फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, उसके आगे के बारे में लिखा ही नहीं है। ऑन वर्ड का तो वर्ड का यूज ही नहीं किया इन्होंने। सो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी वो समझ में नहीं आता। 18-19 में तो ठीक है 5 करोड़ है, 19-20 में ये 5 करोड़ रहेगा या नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। फॉर 18-19 ये 5 करोड़ है, उसके अलावे 19-20 के लिए अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इस रिस्पेक्ट में। एक और क्वेरी थी, इन आवर फैक्ट्री वी हैव कंस्ट्रक्टेड स्टोरेज टैंक बाय सैंड, सीमेंट, TMT bar, road, rod, etc. for finished goods. Shall we avail ITC on cement, rod, sand? आपकी फैक्ट्री है तो इस केस में आई थिंक दिस इज स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी। सो इन केस ऑफ स्टोरेज टैंक, इवन आप जैसे हमने बताया कि आपका फाउंडेशन है या कुछ भी है, स्टोरेज टैंक आपने सीमेंटेड बनवाया, आपको इसका ITC मिलेगा और ये स्टैट्यूटरी राइट है, आप ले सकते हैं। मैंने पब्लिक लिस्टेड कंपनी की ऑडिट की, उसके केस में भी मैंने इसे अलाउ करवाया और प्रॉपर इसका डिक्लेरेशन दिया कि क्यों अलाउ करवाया है। सो आप वैलिडली आप ले सकते हैं। अगेन अरविंद जी का क्वेश्चन है, इफ वंस GST पेड ऑन पार्ट ऑफ सेल वैल्यू, it has to be paid on full value whether completion received or not. If once GST paid on part of sale value, it has to be paid on full value whether completion received. ये मुझे क्वेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक मुझे समझ जो लग रहा है कि वही 30% 40% कंप्लीशन वाली पार्ट है। यदि आपने 30% पे GST नहीं पे किया, यानी 1/4 पहले का है तो नो प्रॉब्लम। 1/4 के बाद जो भी आप जो EMI देंगे अपने डेवलपर प्रमोटर को, उस EMI पे डेवलपर प्रमोटर जो इनवॉइस रेज करेगा उस पे GST चार्ज करेगा, एंड यू हैव टू पे 1% या 5% अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी अफोर्डेबल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है तो 1%, अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है तो 5%। हाँ, अंकित जी गुप्ता जी का एक मैसेज है, वी हैड ऑलरेडी पेड GST टू सप्लायर एंड ही इज फाइलिंग रिटर्न क्वार्टरली, सो व्हाई टू डिफर ITC? वी हैड नो प्रॉब्लम, ये लॉ का ही प्रॉब्लम है सर। जो रूल 36(4) है या जो 43A है उसी में ये प्रॉब्लम है। उन्होंने RCM के केस में और ऐसे केसेस को कंसीडर ही नहीं किया है। तो इस केस में यदि क्वार्टरली वो फाइल कर रहा है तो ये थोड़ा सा कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहेगा, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जब तक वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करता आपके 2A में आएगा नहीं। आपके 2A में आएगा नहीं तो ऑब्वियसली वो आप उसको 100% ITC अवेल नहीं करेंगे। लेकिन 2 महीने का 3 महीने का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मंथ जब वो रिटर्न फाइल करेगा अप्रैल में, सॉरी विद इन 30 days या एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फॉलोइंग मंथ, उस केस में आपके 2A में आएगा, उस महीने आपको फुल ITC मिल जाएगा। तो ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, 2 महीने का कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहेगा इस पे। अनुज गुप्ता जी का है, हाउ टू अवेल 10% क्रेडिट ऑफ इनवॉइसेस नॉट शोन इन 2A इन केस अदर पर्सन फाइल GSTR ऑन क्वार्टरली बेसिस, वो मैंने अभी बता दिया। एंड इफ अदर पर्सन हैज शोन इन GST ऑल इन बट नॉट पेड टैक्स इन 3B, ये भी आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक सारा मैंने कवर कर लिया। इसके अलावा और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
हेलो नीतीश जी। If anyone has any query, please go ahead. I am unmuting everyone. अनिकेत जी कोई आपकी क्वेरी है तो बताइए। नो क्वेरी, मुझे आपने काफी अच्छे से समझाया। ये थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक और चलिए मैं ठीक है सर, I think it's time. We have already crossed our scheduled time. It was from 3:30 to 4:30 and it was such a nice deliberation कि हमें पता ही नहीं चला कब 1 घंटे का 1.5 घंटा हो गया। And thank you very much for your deliberation. Before we wind up, I would like Rakesh ji to please say a few words. Rakesh ji. थैंक यू। मेरे ख्याल से राम जी को मैं स्पेशली और खास तौर पे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से समझाया राम जी आपने। जी मतलब मैंने पहले भी बहुत सारे, मतलब many of the occasions I have seen these deliberations on particularly this real estate, and many of the points you have clarified today। और सबसे अच्छी बात है कि इतना साफ और सटीक तरीके से समझाया। I don't think that I'll forget that now। And I think queries भी बहुत अच्छे participants ने पूछे हैं। It was really wonderful presentation। And I think the way you have also presented, the very few people can present like this। थैंक यू वेरी मच सर। It was really a great experience to hear you, and I hope that in future also you will be continuously part and parcel of our endeavor। Thank you to all of you, and it's a good work। It's very nice, and I think all the participants must be really very educated and very happy। Thank you। Thanks for your feedback. Anybody else any query? I think if it's okay you can connect me anytime। I think मेरा नंबर भी आप सबके पास आ गया होगा पीपीटी में। कभी भी कोई भी क्वेरी होती है सर आप पूछ सकते हैं बेहिचक, नो प्रॉब्लम। आप सब हमारे परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं। बस आप सबसे यही निवेदन है कि किसी भी क्वेरी पे, किसी भी ट्रांजैक्शन में डाउट होता है तो जरूर हमें उस पर दूसरों की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को एक गलत एडवाइस चला जाए या इनकम्प्लीट एडवाइस चला जाए, इट्स बेटर कि हम उस पर किसी और का भी ओपिनियन ले करके, मल्टी ओपिनियन ले करके एक बेस्ट ओपिनियन हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग टू आवर क्लाइंट्स। सो ये हमें फॉलो करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कोविड-19 ने काफी लेसन्स दिए हैं सीखने के लिए। हमें अब उन लेसन्स को आगे कैरी ऑन करना है और उसी को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हमें अपने कंसल्टेंसी, अपने ट्रांजैक्शंस, अपना बिजनेस प्रोफेशन को कैरी ऑन करना है। तो ये हमें करना पड़ेगा, और मैक्सिमम हमें अभी आप सब कृपया सेफ रहें और अपने परिवार के साथ रहें, बाहर ना निकलें जब तक जरूरी ना हो। और प्लीज आप सबसे निवेदन है कि आप सेफ रहें। आप सेफ हैं तो हम सब सेफ हैं, परिवार हमारा फैमिली सेफ रहेगा, और ये सबके भलाई में है। और कभी भी हम इन टाइम्स को यूज कर सकते हैं नई चीजें समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। जैसे मैं तो ये, मेरी तो बातचीत होती रहती है सबसे, मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले कुछ नई चीजें सीख ली जाए। यदि पुरानी सीखी हुई चीजें हैं तो उसको रिवीजन कर ली जाए तो और अच्छा रहता है सर। तो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन जो है सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मैंने बहुत कोशिश की, कहीं भी इसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ और किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन मैं, मेरे क्लाइंट्स हैं रियल एस्टेट के, तो मैं उन सारे क्लाइंट्स को, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, डोमेस्टिक कंपनी, मैं एडवाइस करता रहता हूँ। लेकिन अचानक माइंड में आया कि ये सब्जेक्ट काफी हॉट है और ये राइट टाइम है, कोविड-19 ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है, तो क्यों ना इसी पे डेलिब्रेशन किया जाए। सो इसलिए मैंने आप सबको बोला कि इस पे डेलिब्रेशन करते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे इतना इज्जत प्यार देने के लिए, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। नीतीश जी, अनिकेत जी, राकेश जी, बाकी आप सारे दोस्तों को, अभिषेक जी, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कृपया आप भी सेफ रहें, और आप सब यही प्रार्थना करें कि हम जल्दी से जल्दी इस पैंडेमिक से बाहर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राम जी थैंक यू, आपने काफी अच्छा बोला। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इस टॉपिक पे बुक लिखने की कोशिश करते हो तो मे बी वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन गेटिंग द बुक पब्लिश्ड एंड आल्सो लिटिल बिट व्हाटएवर वी कैन डू फॉर थ्रू आवर नेटवर्क। डेफिनेटली सर, मैं कोशिश करता हूँ फिर इस पे लिखने का। आपने And अच्छा now the time has come to say goodbye to everyone. Thank you everyone for your presence. Special thanks to Ramji and also to Abhishek for introduction of such a wonderful speaker. Nitish ji, you need to say a few words before closing.
Yeah, before we close down for the day, I would like to inform about our next webinar that is on Ind AS 113 fair value measurement that will be held on a Sunday evening. So we can have a very nice deliberation on the same और आराम से coolly करेंगे. The speaker आप सब जानते ही ऑलरेडी करुण नागपाल जी हैं. पहले भी हमारे फोरम पे ऑलरेडी he has given few lectures. So please join. I'll share the link with all. It's a very good topic and would like to gain the insights from him as well. Thank you, Ramji. Thank you, Rakesh ji, and thank you, Aniket ji. Signing off Thank for you, the day. everyone. Thank you. Thank you. Thank you.